मैं आज आप लोगों के सामने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को अगर बोला जाए तो आजकल बहुत ही कॉमनली जितनी भी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, आयुर्वेद में ये वात व्याधि के अंतर्गत आती है। ठीक है? अब वात व्याधि जो हमारी है वो वात व्याधि जैसे न्यूरोलॉजिकल अपन अगर बोलेंगे तो आप लोग सभी को समझ में आ जाएगा कि जितनी भी नर्व से रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ बोला जाता है, जिसमें कि हमारी नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है पैरालिसिस हो गया आपका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, जीबीएस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, पार्किंसन है, ये सारी डिजीजेस जो है ये न्यूरोलॉजिकल इसके अंतर्गत में आती हैं। और इसमें क्या रहता है आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम देखें तो ये वात व्याधि के अंतर्गत में ली जाती है। इसमें हम लोग देखा जाए तो ये जितनी भी वात व्याधि है दो तरीके से उनके उत्पन्न होने का कारण बताया गया है, या तो वायु की क्षय से या वृद्धि से या मार्ग अवरोध से। इन कारणों से देखा जाए तो वात व्याधि उत्पन्न होती है। जैसे अगर वायु का क्षय होता है तो कर्म क्षय हो रहा है, वायु का क्षय हो रहा है तो पक्षाघात होता है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सुना होगा पार्किंसन है, अगर वायु की वृद्धि होती है तो पार्किंसन होता है। तो या तो वात के क्षय हो जाने से होगा वात डिसऑर्डर, या वात की वृद्धि होने से। और एक कारण और बोला गया है वायु घातो क्षय उत्कोपो मार्ग आवरण एवं छ, तो मार्ग के आवृत होने से। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है ना, जो कि जैसे जीबीएस है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, मल्टीपल स्टेनोसिस है, तो ये सब सारी चीजें जो है जिसमें कि नर्व सेल के ऊपर जो माइलिन सीथ होती है वो डिजनरेट हो जाती है, ये सारी डिजीजेस वातस डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। तो इसमें भी है क्लासिफिकेशन जो किया गया है वात व्याधि का, आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पहले हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं। आयुर्वेद में जो वात व्याधि का क्लासिफिकेशन किया गया है वो दूष्यगत, एकांगत वात, सर्वांगत वात और आवरण जन्य बोला गया है। तो उस हिसाब से उन लोगों ने बताया कि दूष्यगत में जब धातु जैसे 7 धातुएं हैं जब वो दूषित होती हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। जैसे रस धातु अगर दूषित होती है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस, उसको दूष्यगत वात बोलते हैं, उसको मॉडर्न से पेरिफेरल न्यूराइटिस से कोरिलेट किया गया है। रक्त धातु है अगर वो दूषित होती है तो रक्तगत वात होता है, जिसको आजकल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रस रक्त मांस, मांस जितने भी ये जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं वो मांसगत वात के अंतर्गत आते हैं। मेदगत जो है डीप मसल्स फैटिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अस्थिवय जितना भी है रूमेटिज्म के अंतर्गत, मज्जावय जो है वो ओस्टियोमाइलाइटिस के अंतर्गत लिया गया है। और शुक्रगत वात जो है वो जो उसको सेक्स न्यूरोसिस के अंतर्गत में लिया गया है। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हुआ कि जो कि हम दूष्यगत वात के अंतर्गत लेते हैं। सेकंड, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो है एकांगत, कि जैसे किसी एक एरिया का स्पेसिफिक, अब जैसे पैरालिसिस होता है अपन अच्छे से जानते हैं, अपन जितनी भी सीटी की रिपोर्ट देखते हैं पैरालिसिस क्यों होता है, स्ट्रोक के कारण, स्ट्रोक है, इन्फार्क्ट है या सोल। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक कुछ नहीं है, इस एक स्पेसिफिक एरिया में सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन में किसी जगह पे कोई भी हाइपरटेंशन के कारण, कोई ट्यूमर के कारण अगर कोई स्ट्रोक बनता है तो वो स्ट्रोक जो होता है जहां से वहां का न्यूरोलॉजिकल सप्लाई होता है वो एरिया पैरालाइज्ड हो जाता है। पैरालिसिस का प्रेजेंटेशन कई प्रकार से होता है, कॉन्ट्रालेटरल, इप्सिलेटरल, है ना। और उसके पैरालिसिस किस तरीके का, अपर मोटर का है कि लोअर मोटर का है। उसके बाद अगर आयुर्वेद के हिसाब से और मॉडर्न के हिसाब से भी अगर अभी हम देखें तो पैरालिसिस स्पास्टिक भी है, फ्लैसिड भी है। और मोनोप्लेजिया पैरालिसिस का प्रेजेंटेशन कई प्रकार से हो सकता है। स्पेशली आप लोगों ने शायद मुझे पैरालिसिस के लिए ही बोला है ना। तो पैरालिसिस का प्रेजेंटेशन कई तरीके से हो सकता है। मोनोप्लेजिया जबकि एक स्पेसिफिक हाथ या पाँव, तो उसको हम मोनोप्लेजिया बोलेंगे। डाइप्लेजिया जब दोनों हाथ अगर हो गया। उसके बाद हेमिप्लेजिया जब अपना बॉडी का आधा साइड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का लॉस हो जाता है। उसके लिए चरक ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है, हतवेकम मारुतम पक्षिण दक्षिण में वचा कुर्यात चेष्टा निवृत्ति ही वाक स्थम में वचा गृहत्वा अर्ध शरीरस्य शिरा स्नायु विशेषस्य
है ना? तो मतलब अगर देखा जाए मेरे कहने का ये मतलब कि चरक ने इन सभी चीज़ों को सारे न्यूरोलॉजिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये पूरे जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं, तो इनका लॉस हो जाता है। तो अब मोनोप्लेजिया माने एक जगह का लॉस होना, डायप्लेजिया, तो इस तरीके से अब मोनोप्लेजिया के अंतर्गत हम लोग जो एकांग के अंतर्गत रखते हैं, एकांगत के अंदर में हम लोग स्पेसिफिक जैसे ग्रजसी है, तो उसमें एक नर्व अफेक्टेड हो रही है, सियाटिक नर्व न्यूरोपैथी, मान लो सियाटिक नर्व अफेक्टेड हो रही है, सियाटिक नर्व, तो हम उनको बोलेंगे एकांगतवात। और मान लो जैसे अर्दित है, अर्दित को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये एकांगतवात है, नहीं, ये सर्वांगतवात है, क्योंकि इसमें पूरी चीजें, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सब अफेक्टेड हो रहा है, तो इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस कई प्रकार का होता है, तो उसमें से अभी ये दो प्रकार हुए, दूसरेगत, फिर आ गया एकांगत। एकांगत के बाद सर्वांगत में मैंने आपको फेशियल पैरालिसिस का एग्जांपल बताया। उसके बाद आवरण जन्य भी माना गया है। तो आवरण जन्य का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है कि वात के ऊपर पित्त का, पित्त के ऊपर कफ का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है ना, वो भी जितने भी मोटर, उनको जिनको, और कई ऐसे मोटर न्यूरॉन डिजीज हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मल्टीपल स्टेनोसिस का भी मैंने बताया कि माइलिन शीथ नर्व के ऊपर में जो एक माइलिन शीथ होती है, वो डिटोरिएट हो जाती है। वो डिटोरिएट होने के कारण क्या है, और ये जो माइलिन शीथ होने के कारण जो नर्व सप्लाई है उनका कंडक्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे ही वो डिटोरिएट हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो नर्व कंडक्शन है, जो हमारी सेंसरी फंक्शन है और मोटर फंक्शन है, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण की ये डिजीजेस उत्पन्न होती है, जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जो है, उसमें क्या रहता है कि अपनी ही बॉडी में एएनए बन जाते हैं, और एएनए बनने के कारण फिर जितनी भी ये और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, अपनी ही बॉडी में अपने लिए एएनए बन गया, तो अपनी ही बॉडी को अपनी ही बॉडी में नुकसान पहुंचाने लगते हैं वो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो वात व्याधि का क्लासिफिकेशन है। नाउ कम टू कि व्हाट सिम्टम्स क्या क्या होंगे। अगर किसी को वात व्याधि हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स होगा। अगर कोई पेशेंट मान लो फेशियल पैरालिसिस का है, तो क्या सिम्टम्स होंगे। फेशियल पैरालिसिस का जो पेशेंट रहेगा, उसका क्या रहेगा कि उसके जो सिम्टम्स होंगे, ड्रूपिंग ऑफ आईज, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मतलब जो, मतलब आंख एक भाव जो होता है अपना एक साइड का ड्रूपिंग हो जाता है, मतलब झुक सा जाता है, ड्रूपिंग ऑफ आईज, ड्रिबलिंग ऑफ सिलाइवा, सिलाइवा एक साइड से ये होगा, स्ट्रेसिस ऑफ फूड। तो ये सब सारे कुछ कुछ सिम्टम्स है जो दिखाई देता है। आप हेमीप्लेजिया का प्रेजेंटेशन भी दो तरीके से होता है। हेमीप्लेजिया का जो पेशेंट अपने पास आता है, उसका एक तो होता है सडन ऑनसेट, है ना, और एक होता है ग्रेजुअल ऑनसेट। पैरालिसिस किसी भी डिजीज का प्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है, या तो वो सडन होगा आपके पास, या ग्रेजुअल उसका ऑनसेट होगा। तो सडन होने का तो कारण ही होता है जितने भी आरटीए हैं, या फिर अचानक से ब्लड प्रेशर शूट हो गया है अपना, जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ब्रेन में, वो इसमें 15 से 20 एमएम ऑफ एचजी पे मेंटेन रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वो ब्लड प्रेशर की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा वहां पे रेस्ट होता है, तो स्ट्रोक बन जाते हैं। स्ट्रोक भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि हेमरेजिक हो सकते हैं या इस्चेमिक हो सकते हैं। तो ये, और जैसे ही स्ट्रोक बनेगा, मैंने अभी बताया, जिस जगह का स्पेस, उस जगह का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाएगा। अब हेमीप्लेजिया भी जैसे अगर, अब पैरालिसिस कई प्रकार के, अपर मोटर अलग, लोअर मोटर अलग। अपर मोटर के लक्षण आपको अलग दिखेंगे पेशेंट में, और लोअर मोटर के अलग दिखेंगे। तो उस हिसाब से फिर पेशेंट को अपना ट्रीट करते हैं कि पेशेंट कैसा आ रहा है। हम लोगों के पास जो यहाँ खुशीलाल हॉस्पिटल है, इसमें हर तरीके के पेशेंट हैं। पैरालिसिस के, हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, डाईप्लेजिया है, और फेशियल पैरालिसिस के भी पेशेंट आते हैं, एवीएन के भी पेशेंट आते हैं, एंकलाइजिंग स्पॉन्डोलोसिस भी होता है। जैसे एक सिंपल बात बता रही हूँ, स्पाइनल कॉर्ड, यदि जितनी भी सिस्टमिक डिजीजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि अपना ब्रेन है और पेरिफेरी की नर्व्स है, अपना ब्रेन, अपना नर्वस सिस्टम पेरिफेरी से कनेक्टेड है, और किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्पाइनल कॉर्ड यदि हमारा कहीं भी सिस्टमिक डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन कौन सा होता है, किन कंडीशंस में आपको, और ये भी वातज व्याधि के अंतर्गत आता है।
तो जैसे अगर कोई फॉरवर्ड है, स्पाइन बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यदि फॉरवर्ड होता है, तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। तो जैसी अपनी बॉडी जो है स्पाइनल कॉर्ड आगे को मुड़ जाती है, तो उसको काइफोसिस बोलने से उससे क्या होता है कि नर्व कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और जो नर्व सप्लाई कर रही होती है स्पेसिफिक एरिया में, चाहे अपर लिम्स में या लोअर लिम्स में, तो वो उसके कारण पेन रेडिएट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक काइफोसिस। दूसरा हो गया स्कॉलियोसिस। जब पेशेंट बैठता है तो थोड़ा तिरछा होके बैठता है, एस शेप में उसका स्पाइनल कॉर्ड आता है या सी शेप में, इसको स्कॉलियोसिस बोलते हैं। लॉर्डोसिस हम लोग कब कहते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड बैक में पीछे की तरफ ये हो जाता है, तब उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। फिर एक होता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी भी है साथ में। इसमें क्या रहता है कि HLA-B27 पॉजिटिव आता है। इसके भी हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। एवियन है, तो एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इसके भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ तक तो मैंने पूरे सिम्टम्स और डिजीज पे चर्चा कर ली। अब आता है कि इनका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं। ये जो डिजीजेस हैं, इनका हमारा ट्रीटमेंट कैसे है, पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ वात व्याधि इसमें है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वात जो है वो रुक्षता लिया हुआ होता है, और स्नेहन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज स्नेहो अनिलो हंति मृदु करोति देहानाम मलनम विनहंति संगः। जब भी अपनी, जैसे मैंने कहा, माइलिन शीथ जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है, तो डिटेरियोरेट हो रही है इसका मतलब कि स्नेहन कम हो रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वातज डिसऑर्डर में, कि हम लोग फर्स्ट लाइन बाह्य स्नेहन भी करते हैं और आभ्यंतर स्नेहपान भी हम लोग कराते हैं। जैसे आम वात है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो आम वात के एक ऐसा डिजीज है कि जिसमें कि बहुत सारे, मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और मॉडर्न में केवल स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, लेकिन आम वात में अगर हम एरेंडेतेल है, एरेंडेतेल का स्नेहपान कराते हैं, तो आम भी खत्म होता है, और प्लस जो ये बहुत अच्छा वात शामक है, आम पाचक है। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट लाइन हम लोगों ने हर डिजीज में, चाहे स्किन डिजीज भी हो, तो हम फर्स्ट लाइन स्नेहन ही रहता है। तो स्नेहन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वातज डिसऑर्डर्स। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वातानुलोमन चिकित्सा देते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर कोष्ठ की शुद्धि नहीं होती है, अगर कोष्ठ की शुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो डिजीजेस हैं, चाहे वो जॉइंट्स पेन है, अगर हम लोग का बेसिक कंसेप्ट हमारा आयुर्वेद का ये रहता है कि अगर आम बन रहा है, आम क्या है, अपक्व मतलब अवस्था होती है, प्रॉपर ढंग से डाइजेशन नहीं होने के कारण आम उत्पन्न होता है। तो अगर आम वात से मिलेगा तो वातज डिसऑर्डर, अगर आम पित्त से मिलेगा तो पित्तज डिसऑर्डर, और अगर आम कफ से मिलेगा तो कफज डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आम रस से मिलेगा, रस धातु से, तो रसस डिसऑर्डर्स होंगे। अगर आम रक्त से मिलेगा, तो इस तरीके से हम लोग ये मानते हैं कि कोष्ठ की शुद्धि सबसे अत्यंत आवश्यक है पेशेंट के केस में। अगर कोष्ठ की शुद्धि नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग वातानुलोमन, हम लोग ऐसे ड्रग्स को देते हैं जिससे वात का की प्रतिलोम गति ना हो, और प्रॉपर वात का अनुलोमन हो, और जो अद्यमान है, जैसे अभी कोष्ठगत वात का मैंने आप लोगों को नहीं बताया। कोष्ठगत वात जो है, जैसे ये अद्यमान है, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विथ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है ना, तो ये अनाह में आ जाता है। पक्वाशयगत वात है, तो ये IBS में आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है ना, तो ये अमाशयगत वात में आता है। तो वातज हम लोग ये मानते हैं कि ये सब सभी वात के कारण ही ये होता है। तो हम लोग वातानुलोमन, फर्स्ट लाइन स्नेहन, देन वातानुलोमन चिकित्सा, देन हम लोग, अब क्योंकि वात व्याधि है, स्पेसिफिक वात व्याधि है, मैंने कई ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया। एक पेशेंट था मेरा सियाटिक नर्व न्यूरोपैथी का, तो उसको मैंने, मतलब वो जिस दिन आया था, तो उसके जैसे हम लोगों ने एग्जामिनेशन वगैरह किए, तो टोटल जो उसका पावर था वो बिल्कुल ही, हम लोगों ने पावर वगैरह चेक करके देखा, तो उसमें क्या था कि पावर उसकी बिल्कुल ही, जैसे नर्व सप्लाई बिल्कुल डेड नहीं हुई थी, थोड़ा सा पावर था। तो समझ में आ गया कि अब अगर हम लोग इनकी वस्ती चिकित्सा करते हैं, वस्ती इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो वात व्याधि के लिए। वस्ती, अब आप लोग बोलेंगे वस्ती क्या होता है, तो वस्ती की परिभाषा आयुर्वेद में ये रहता है, एनिमा ही समझिए आप लोग। मॉडर्न में तो वो लग्जेटिव पर्पज से यूज करते हैं, हम लोग उसको मेडिकल पर्पज से भी यूज करते हैं। तो वस्ती की परिभाषा जो अगर अपन चरक में देखें तो लिखी है, नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा सकृत दोष चय विलोड्या सासनेहम काया स पुरिस दोषा सम्मत सुखनेति या च वस्ती।
तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम वस्ती दे रहे हैं वो 2 तरीके की वस्ती होती है आयुर्वेद में। वैसे तो वस्ती का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है, पर मेनली 2 तरीके की है, अनुवासन वस्ती एंड आस्थापन वस्ती। अनुवासन वस्ती जो है वो टोटली हम लोग मेडिकेटेड ऑयल से देते हैं, है ना? तो जैसे सहचर आदि तेल है, ये तो इस तरीके सेंधव आदि तेल है, तो इस तरीके से हम लोग अनुवासन वस्ती इन देते हैं और उसका 4 गुना जो है नेक्स्ट जो है अल्टरनेट सीरीज रहती है, कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती, तो वो हम लोग आस्थापन वस्ती बोलते हैं। आस्थापन वस्ती केवल तेल की नहीं होती, उसमें क्वाथ भी होता है, कल्क भी होता है, उसका जो विधि रहती है बनाने की, माचिकम लवणम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमने क्या हम लोग जो वातज डिसऑर्डर्स है उसमें हम लोग मेनली जो है वो वस्ती को यूज करते हैं। तो वस्ती देने के बाद जब हम लोग अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे कि अब जैसे डिजीज के हिसाब से आम वात है, तो आम वात का ही चिकित्सा सूत्र है कि लंगनम से एकदम तिक्तम दीपानी कटुनीचा, है ना? विरेचनम स्नेपानस्य वस्ती आम मारुते सेंधव वाहेन अनुवासस्य चार वस्ती प्रशस्यते। तो हम लोग उसके पूरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ही वस्ती का बोला और सारी चीजों का भी बोला। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वस्ती प्लान कर देते हैं। आम बात है तो वैतरण वस्ती, छार वस्ती, है ना? कभी हम लोग कर्म काल योग एरंड मूलादि क्वाथ से ही अगर हम लोग आस्थापन दे देते हैं और अनुवासन संध्या आदि तेल से दे देते हैं, इतने ही भर कर देगा। रोमेटाइड अर्थराइटिस में स्टेरॉइड की जरूरत पेशेंट को नहीं पड़ती। हम लोग का मेन एम ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज भी हो तो उसमें पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं लेना है, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से लॉन्ग टर्म में कहीं किडनी में कोई लेजन वेजन हो जाता है, तो उससे क्या रहता है कि पेशेंट जो है वो फिर आगे उसको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारी ऐसी प्रयासों में लगे रहते हैं। और तो वस्ती जैसे मान लो वातज डिसऑर्डर के पेशेंट है तो वस्ती देते हैं। विरेचन भी प्लान करते हैं अगर उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो तो। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये जैसे फेशियल पैरालिसिस है, तो नस से हम लोग बहुत उसका चिकित्सा ही सूत्र है अर्जिते नावनम मूर्धिम तेलम, तो हम लोग नस से उसमें प्लान करते हैं। अभी पार्किंसन के हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, पार्किंसन के भी पेशेंट, उसको हम लोग कंपोबात बोलते हैं। जैसे इसमें हम लोग मानते हैं कि वात की वृद्धि हो रही है, और मॉडर्न के हिसाब से ये ऐसा रहता है कि डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, इनिबिटरी होते हैं और एक्साइटेटरी होते हैं। तो जो डोपामीन है वो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो डोपामीन जो रहता है वो क्या करता है कि अपनी बॉडी के, जैसे हाथ है तो मूवमेंट को रोक के रखा है, अब अगर मान लो डोपामीन कम हो गया है तो ये मूवमेंट बढ़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज, आयुर्वेद में इसको कंपोवात बोलते हैं। अच्छा, क्या रहता है ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है या डोपामीन है, अगर ये कम हो जाते हैं तो एक और डिजीज होती है कोरिया, आपने सुना होगा, हंटिंगटन कोरिया। ये सारी जो डिजीजेस होती हैं ये पेशेंट को देखने को मिलती है और इसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सारी जो मतलब जैसे जो जो डिजीज इसमें, सबसे पहले अभी मेरे पास एक पेशेंट आया है पार्किंसन का, तो उसको पहले नस्से कराया, नस्से के बाद फिर वस्ती दी, है ना? तो ऐसे जब हम सिस्टमेटिक, अब साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ठीक है, उसके बाद मर्म चिकित्सा, हम लोग बहुत सारी चीजों को यूज करके अपने पेशेंट्स को बिल्कुल बहुत रिलीफ दिलाते हैं। तो और पेशेंट काफी अच्छा रहता है और रिलैक्स रहता है। तो मेरा तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में ये मानना है कि आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है वो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, जैसे आज हमारा स्टार्टिंग भी हम लोग ऐसा कर रहता है कि जैसे डायबिटीज है या बाकी डिजीजेस भी हैं, तो उनमें अगर हम लोग शुरू में ही एलोपैथी पे डिपेंड हो जाते हैं तो पहले एक दवाई है, फिर दूसरी दवाई है, फिर उनके कारण फिर आने वाले टाइम में किडनी पे वो जो ड्रग्स होती हैं असर करने लगती है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पेशेंट तो इतना डिटेरिएट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने पे भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण है कि जब आप इंसुलिन दे रहे हो, इंसुलिन देने के बाद तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, तो उसका बस एक कारण होता है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने ये चीज देखी है। तो उसमें क्या रहता है कि डायबिटीज के जो पॉजिटिव फैक्टर्स बताए हैं उसमें जेनेटिकल बोला तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, फिर एक बोला है एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर, तो वो हम रोक देते हैं कि हाँ नहीं लेना है। उसके बाद फिर क्या रहता है, तीसरा जो कारण बताया है वो स्ट्रेस बताया है। आजकल जितनी भी डिजीजेस हैं, मॉडर्न साइंस ये मानता है कि 90% डिजीजेस जो है वो साइकोसोमेटिक है।
और आयुर्वेद के हिसाब से भी जो माना गया है, शारीरिक और मानसिक दोष एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जितने भी ये जो 2 प्रकार तो अब क्या रहता है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिसबैलेंस होता है, अगर कोई कंटीन्यूअस डिप्रेशन में है, एंग्जायटी में है, स्ट्रेस में है, तो इससे क्या रहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण जो डिजीजेस होती है, और कभी-कभी होता है डिजीजेस के कारण साइकोलॉजिकल वीकनेस आ जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से मतलब हमारा आयुर्वेद जो है वातज व्याधियों पे मैक्सिमम जितने भी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं उन पे सभी तरीके के डिजीजेज में काफी अच्छे रिजल्ट्स हम लोग आयुर्वेद के देख रहे हैं। और मेरा तो ये मतलब आप लोगों से हमेशा ये रहेगा, अगर कोई भी डिजीज स्टार्टिंग अवस्था में है तो आप लोग तुरंत आयुर्वेद दीजिए। जैसे आपके घर में अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप केवल एसिडिटी के लिए आयुर्वेद की मेडिसिन लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। ये सब बहुत इतना अच्छी चीज है, नेचुरल चीजें हैं और अपनी बॉडी को इतना अच्छा कर देती है, पूरे जड़ से आपको मतलब आराम मिलता है। प्रतिभागियों के कुछ क्वेश्चन हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष और तंत्र का संबंधी कोई समस्याएं, ज्योतिष संबंध है क्या, ऐसा कुछ पूछा है। एक्चुअली में हम लोगों का जो आयुर्वेद है वो हर ज्योतिष को और ये सारी चीजों को मानता है। उसके पीछे कारण ये बता रही हूँ कि जैसे हम लोग कोई डिजीज के लिए भी, जैसे अगर हम लोग वमन कराते हैं, मैंने बताया ना कफस डिसऑर्डर्स के लिए अपन वमन कराएंगे, तो उसमें भी हम लोग अभिमंत्रण मंत्र वगैरह सब ये करते हैं। तो हम लोग को और जैसे जहाँ हम लोगों का ये हम लोग मानस रोग पढ़ते हैं वहां हम लोग 2 डिजीज स्पेसिफिक पढ़ते हैं, उन्माद और अपस्मार। वहां पे बोला गया है कि जो ये जो है ना कि जो उन्माद में है तो वहां पे भूत में मतलब भूतज उन्माद और पैचासिक उन्माद इसका भी वर्णन मिलता है। और ज्योतिष के हिसाब से भी अगर हम अगर देखें तो आयुर्वेद पूरा मानता है कि सारी डिजीजेस जो है वो इस पे ओरिएंटेड रहती है। ए.के. पांडे सर, आपको बुलाना चाहूंगी। आप लोग जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ज्योतिष का भी फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं, हम तो पर्सनली हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज्योतिष की ज्ञाता नहीं है। अगर हमारे ज्योतिष हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन ज्योतिष कई लोग ना जैसे वात पित्त कफ है उसका इन्वॉल्वमेंट ग्रहों के हिसाब से है, ऐसा मानते हैं। और वो है भी, उसको प्रूव भी किया जा सकता है। ज्योतिष पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि हमारे पेरेंटल इसमें मेरे दादाजी लोग और मेरे फादर वगैरह उन लोगों को ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज था। और मैं चाहती हूँ कि इस ज्योतिष के नॉलेज को मैं अपने आयुर्वेद से भी कोरिलेट करके आगे बढ़ूं। तो अभी मैं इसमें लगी हूँ, लेकिन अभी मतलब मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अभी क्या है, कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने जी मानसिक रोगों पर ज्योतिष का उपयोग आयुर्वेद के डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने पीएचडी दिया है, इसमें अवार्ड दिया है। हाँ, तो अभी मैंने जस्ट आपको ये जैसे ही उषा मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उषा जी ने, तो मैंने यही जवाब दिया था कि मानस रोगों में उन्माद अपस्मार में हम लोग ये मानते हैं। और उन्माद का ही है, हाँ उन्माद का ही। ये जो आपने एक डिजीज सुनी होगी सिजियोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया नहीं सुना आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। हाँ, ये क्या हिंदी है में जानते होंगे, नाम नहीं सुना होगा। हाँ, ये क्या है, सबसे ज्यादा ये जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं ना, अमेरिका में इसके लिए बहुत काम हो रहा है। क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो ये इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है कि हेल्यूसिनेशन होता है, मरमरिंग होता है, मतलब हेल्यूसिनेशन हमको सुनाई देता है, इल्यूजन्स होते हैं, जो पेशेंट ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगता है जो हमने सुना बोला नहीं वो सुन लेता है। उसके बाद फिर मरमरिंग अपने आप में बात करता है। ये सब आपके आसपास में भी अगर कोई पेशेंट ऐसा होना कि जिसको सोशल फोबिया हो, मरमरिंग का होता हो, अपने आप से बात करता हो, हेल्यूसिनेशन होता हो, इल्यूजन होता हो, तो ये जो साइजोफ्रेनिया है ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो ओलेंज है और नाइट्राजिपाम है, मतलब सिडेटिव वगैरह भी देते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में अगर इसका स्टार्टिंग हो रहा है पेशेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं, और ये जो मॉडर्न वाले जो दवाई देते हैं वो क्या करती है, नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे वीक करती है। पेशेंट उसको दूसरे दिन लेथार्जीनेस फील होता है। और हमारी आयुर्वेद की दवाई बिल्कुल अपोजिट होती है। उसमें क्या रहता है कि डे बाय डे हमारा जो पेशेंट है, हम लोग इस लोग को नर्वाइन और ब्रेन टॉनिक देते हैं, रसायन देते हैं, तो इससे काफी इंप्रूवमेंट होता है। और ज्योतिष का उन्माद के केस में बहुत ये है, और उसमें मैं मतलब लगी हुई हूँ, और उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिकित्सा में शामिल करना है। थैंक यू मैडम। ओके।
थैंक यू पांडे जी। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी। राहुल बोले उसके पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जी जो हमारे पार्टिसिपेंट है तो इस बात को देख लें कि आयुर्वेद का बहुत अच्छा उसमें इलाज उपलब्ध है, खासकर न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए। तो जो भी लोग इससे ग्रसित हैं या उनके परिवार में हैं या कोई आसपास हैं, वो जरूर आयुर्वेद का लाभ उठाएं। और हमारे पास ये अवसर है कि विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, तो उनसे जरूर प्रश्न करें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत ही अच्छी इलाज उपलब्ध है आयुर्वेद में। थैंक यू जी सर, थैंक यू। मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आमतौर पर नर्वस सिस्टम को जो संक्रमित करता है, उसके अंतर्गत क्या माइग्रेन भी प्रभावित? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम का फर्स्ट साइन, अभी मैंने क्या है, वैसे तो आप लोग को जनरल क्लास लेनी थी, मैंने तो पूरा मेरा नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन ही टॉपिक ही रेडी है, जो मैं सीएमई वगैरह में पढ़ाती हूँ और बताती हूँ। एक्चुअली नर्वस सिस्टम का फर्स्ट साइन जो है वो हेडेक है। नर्वस सिस्टम, अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, अब हेडेक तो एक अपने आप में, माइग्रेन अपने आप में एक डिजीज भी है और कई डिजीज का सिम्टम्स भी है। ठीक है, तो अब जैसे ये जो है अपना, इसमें बहुत अच्छा आयुर्वेद का रोल। और सेकंड आप बोलोगे, फर्स्ट तो हेडेक हो गया, माइग्रेन मतलब, और दूसरा जो साइन है वो कंफर्मेटरी साइन है। कोई सीढ़ी से ऊपर गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया, तो अगर उसको वॉमिटिंग हुआ है, वो कंफर्मेटरी साइन है कि नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हुआ है। तुरंत उसका एक सीटी करवा के देख लेना चाहिए कि कहाँ पे इन्फार्क्ट बना है, कहाँ स्ट्रोक बना है, कहाँ सोल बना है। तो उस हिसाब से वो पेशेंट, और तुरंत के तुरंत अपन 48 आवर्स में तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको आयुर्वेद वगैरह की मेडिसिन देके पेशेंट तुरंत अच्छा रिलैक्स फील करता है। तो ये हम लोग को खासकर करना चाहिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि माइग्रेन, तो माइग्रेन जो है उसमें हेडेक, मतलब हेडेक हो रहा है किसी पेशेंट को, तो डेफिनेटली वो नर्वस सिस्टम का साइन है। और इसके लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हम आप मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे है सिरासूल आदि वज्रस है ना, पथ्य आदि क्वाथ है, और एक दवाई है टैबलेट माइग्रासिन है। तो उसमें क्या है, पथ्य आदि क्वाथ, सिरासूल आदि वज्रस, सूत शेखर रस, ये सबका कॉम्बिनेशन करके बनाया हम लोग। पेशेंट को जैसे ही देते हैं सिरासूल, ये सब सारे कॉम्बिनेशन, पेशेंट तुरंत उसको आराम होता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं, सिरोधारा भी करा देते हैं पेशेंट का अगर बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है माइग्रेन का, और मेरे पास इसके बहुत अच्छे पेशेंट्स भी हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू मैम। हाँ जी राहुल जी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न रख सकते हैं अपना। हेलो, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक न्यूरोप्लास्टी चीज होती है। न्यूरोप्लास्टी मतलब ये होता है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, जो मसल से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो कनेक्शन है, अगर वो एक बार वहां से डीअटैच हो गए ड्यू टू इंजरी, या जैसे लकवा हो जाता है, पैरालाइसिस, या किसी भी वजह से, या अर्थराइटिस में, तो मॉडर्न साइंस में उसको अपन रीस्टेबलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरोप्लास्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है। नर्व में मतलब मल्टीप्लिकेशन या वो सब नहीं होता है। बट मैंने ऐसे बहुत से बाबा रामदेव के उसमें भी देखे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे बोलते हैं कि लकवा सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब होलिस्टिक मेडिसिन की वजह से, जैसे आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गई, सब। तो इसके पीछे मतलब उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो इस टाइप के कनेक्शन रीस्टेबलाइज कर देती है? साइंस क्या है इसके पीछे में? मॉडर्न में तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्चुअली कई केसेस हम लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी कंटिन्यूस इस पे लगे हुए हैं, और हमें इसका कई बहुत अच्छा वो मिला है। जैसे एकांगवीर समीर पन्नाग्रस्त है, जैसे हम लोग पैरालिसिस के लिए जब देते हैं तो एकांगवीर समीर पन्नाग्रस्त देते हैं। तो एकांगवीर और समीर पन्ना क्या करता है, डायरेक्ट अगर कहीं नाव सप्लाई अफेक्टेड हो रही है तो उसको ठीक करता है। साथ में हम लोग ऐसे कंडीशंस में, जैसा आप बता रहे हो, ये आप एक डिजीज देखना जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो वहां पे क्या रहता है कि मसल्स और नर्व जंक्शंस में एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत में ही आता है।
तो अब क्या रहता है कि इन चीज़ों में इस जगह पे हम आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं, और आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं वो हमारी जो नर्व सप्लाई पे भी अफेक्ट करती हैं, और मानसिकवाद के लिए भी हमारे मतलब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे वर्क करने वाली हमारे पास मेडिसिन बहुत अच्छी है, और हम लोग उसको दे रहे हैं और हम रिजल्ट्स ये कर रहे हैं। हमारे पास बस सिर्फ एक चीज़ है जिसमें हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि हमारा पैथोफिजियोलॉजी और फार्मेकोडायनामिक्स उतना डेवलप नहीं है कि हम उसको कि एकदम एग्जैक्ट बता दें कि इस जगह पे ये इस चीज ने वर्क करी। जैसे यस मैम। मैंने बताया ना कि जैसे डोपामीन है, वो लोग बताते हैं कि डोपामीन कम हो गया तो पार्किंसन डेवलप हो गया, है ना, तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो कौन सा फिर एल्डोसिन डोपा वगैरह ड्रग उन लोग देते हैं। तो हमारा क्या है कि हम कर तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा फार्मेकोडायनामिक्स इसको बोलते हैं कि क्या चीज कैसे वर्क कर रही है, बस उसमें भर हम लोग पिछड़ रहे हैं। बाकी हम लोग वस्ती के थ्रू भी, हम लोग अपने पंचकर्म के थ्रू भी, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, जनरली मैं मेडिसिन में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने तो बगैर पंचकर्म के भी रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे पेशेंट्स को ठीक किया है, और डेफिनेटली वो लोग अच्छे हैं और काफी रिलीफ में हो और बहुत रिलैक्स होके रहते हैं। यस मैम। तो इसके पीछे कोई सॉलिड मतलब ऐसा रीजन नहीं है कि एक्चुअली होता नहीं, क्या सॉलिड है? रीजन है ना, मैंने तो आपको बताया कि जैसे हम लोग जितनी भी चीजें देते हैं, स्नेहन वात व्याधि का मैंने आपको स्पेसिफिक बताया, स्नेहन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो स्नेहन जब जाता है ना, तो नर्व सेल की जो माइलिन सीथ होती है उसमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसका नोरिशमेंट करता है वो, ठीक है। और ये जो नर्व सप्लाई, जैसे नर्व कंप्रेशन होता है, जैसे मैंने बताया सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उसमें भी जब हम वस्ती देते हैं तो उसका भी जो स्नेह रहता है वो कहीं ना कहीं जाके इन सभी चीजों को हील कर रहा होता है डेफिनेटली। इसलिए क्योंकि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, चाहे वो हम इंटरनली दे रहे हैं, चाहे हम पंचकर्म के थ्रू, वस्ती वगैरह के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे पूरे, अब जैसे वमन ही है, आप देखो ना 48 आवर्स के अंदर में हम वार्मअप कल पिलाते हैं और पेशेंट को पूरा जितना भी कफ वगैरह है सब वमन के थ्रू बाहर आ जाता है। हम विरेचन करा रहे हैं तो पेशेंट को दवा 48 मिनट्स के अंदर में दोनों मतलब हमारा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और वही आने लगते। तो हमारा ओवरऑल जो दे है सारी चीजें मैं ये सब में मैं देख रही हूँ कि बेसिक तो स्नेहन ही चिकित्सा जो अपनी बॉडी में स्नेह जा रही है। जैसे जैसे एक बात बताइए कि डीजनरेटिव डिजीज जो होती है वो एज के साथ होती है, 40-45 के बाद डीजनरेटिव, और जैसे जैसे 60 एज आती है और डिजीजेस वो होने लगता है, ठीक है। तो क्यों होता है? जैसे जैसे एजिंग हो रही है, जैसे दो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको क्या करता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसका नोरिशमेंट करता है। जैसे जैसे एजिंग होती है तो वो साइनोवियल फ्लूइड जो है, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज वीक हो गया तो उस साइनोवियल फ्लूइड का नोरिशमेंट सही नहीं होता, तो धीरे धीरे कम होते जाता है, स्पेस कम हुआ। तो अब उसके लिए उसने आयुर्वेद में शरफ ने उस जमाने में बता दिया इसके सिम्टम्स क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद पूर्णतिथि स्पर्श स्वतः संधिगत प्रसारण कुचड़े प्रकृति सवेदना। तो मतलब सारी डिजीजेस का आयुर्वेद में उनने उसी समय डिस्कस किया है। हम लोग उसको अभी और भी, अब खासकर हम लोग के डिपार्टमेंट में पीजी आ चुकी है, तो हमारे पीजी स्कॉलर्स भी काफी डिजीजेस पे वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजों पे हमारे डिपार्टमेंट में वर्क चल रहा है, सीकेडी पे चल रहा है, तो बहुत अच्छा हम लोग हर डिजीज पे काम कर रहे हैं। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनिल बंसल जी को। जी नमस्कार मैडम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, नमस्कार अनिल जी। जी जी मैडम, मेरे ससुर जी हैं, उनकी उम्र 60-62 साल के करीब है। उनका पूरा शरीर जैसे लड़खड़ाता सा है, ऐसा लगता है कि अब गिरे, और 10-12 साल हो गया, पूरा लहराता सा है जैसे शरीर। तो उसका क्या कारण, क्या उसका इलाज संभव है क्या? यदि है तो कैसे? नहीं, तो आपने अभी इनको कहाँ दिखाया? इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आई क्या इनकी इसमें? मतलब क्योंकि लड़खड़ाते हैं। एम्स में दिखा के आए थे, उन्होंने दवा दी थी, लेकिन कुछ निकाल नहीं पाए मैडम, कुछ उसका थोड़ा चलने में लड़खड़ाते हैं ना, तो इसमें क्या चलने में भी लड़खड़ाते हैं, बैठे बैठे उनका हाथ ऐसे लहराता सा है, मतलब ऐसा लगता है तो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखिए 2-3 चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि केवल पार्किंसन ही होता है। अगर हाथ लहरा रहे हैं ना, ट्रेमर्स आ रहे हैं हाथ में, ट्रेमर्स की कई एक साइड ज्यादा लहराती है, पूरा पैर हाथ सब, मतलब कंपन नहीं होता, वो तो लहराता सा है ऐसे, मतलब गिरने की स्थिति। हाँ, तो ये क्या है, मतलब इसमें
एक तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कोरिया होता है, एक तो हंटिंगटन कोरिया होता है और उसके बाद ट्रेमर्स में ये रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल रहता है। तो अब उसमें भी गेट आप बिलीव नहीं करेंगे, एक होता है गेट होता है, मतलब गेट मतलब कि पेशेंट के पैटर्न ऑफ मैनर ऑफ वॉकिंग को हम लोग गेट बोलते हैं। उनका चलने का ढंग किस तरीके का है, किस तरीके से चलते हैं, फैसिनेटिंग गेट है, स्पास्टिक गेट है, सिजरिंग गेट है, वेडलिंग गेट है, वो देख के और फिर उनसे बात करके उनके सारे सिम्टम्स को डायग्नोस करके उनको प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा, उनको मेडिसिन दीजिए आप आयुर्वेद की, डेफिनेटली वो ठीक होंगे। जेपी आनंद जी, आप प्रश्न रख सकते हैं। मतलब डिसऑर्डर का सवाल है, तो हाँ, हम बिल्कुल। अपने आप को किस तरह से ऑर्डर में रखें ताकि ये न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर ना हो। दूसरा, जो यदि किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, जो फिजियोथेरेपी, शॉर्ट वेव थेरेपी, इसका क्या भूमिका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या ऐसी चीजें करें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें ना हो, है ना। सबसे पहली बात कि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे जैसे एजिंग होती है साइनोवियल फ्लूइड वगैरह हर जॉइंट्स में कम होने लगता है, तो डिजनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जितनी भी डिजनरेटिव, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे एजिंग होती है डिमेंशिया भी डेवलप होता है, पेशेंट भूलने लगता है सारी चीजें, एल्जाइमर्स देखने को मिल जाता है, बहुत सारी डिजीजेस हैं। तो उसके लिए अपने को ऐसा करना है कि आफ्टर 40-45, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अपने को इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी डाइट प्रॉपर हो, है ना। डाइट प्रॉपर हो, जैसे हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं, दूध है, जैसे एक छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं 40, आप एक एज होती है 25 से लेके 45 तक कुछ भी करो कुछ भी नहीं, अपने को ध्यान देना है। पर एक एज के बाद हमारी बॉडी जो है, आप देखना पहले अगर आप कभी समोसे वगैरह खाते थे तो एसिडिटी नहीं होती होगी, लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है एक समोसा भी खाओ तो एसिडिटी होने लगती है। तो डीजनरेटिव चेंजेस इसको बोलते हैं, अपनी बॉडी में डीजनरेशन होने लगता है। इस समय हमको अपने न्यूट्रिएंट्स पर पूरा ध्यान रखना है, दूध है, फल है, केला है, ये सारी चीजें। और खासकर हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग बहुत ऑयली फूड ना खाएं और मतलब काफी हल्का लघु पाच्य आहार लें। और दूसरा जो मैंने अभी आपको बोला वातानुलोमन, वात का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। अगर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी मतलब अगर हमारा कॉन्स्टिपेटेड है हमारा कोस्ट, तो सारी डिजीजेस वहीं से, आम भी वही बनेगा, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी वहीं से उत्पन्न होगा, तो सारी डिजीजेस वहीं से आपकी उत्पन्न होती जाएगी। आमा अवस्था के कारण इतनी डिजीजेस होती है। तो एक तो कि ओल्ड एज मतलब जैसे जैसे हम 45 क्रॉस करते हैं तो हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। और जैसे ये सब जितनी भी अगर ये हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, तो एलोपैथी ना लेके आयुर्वेद की मेडिसिन ले हम, कि कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। इसके लिए मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ, त्रिफला है। त्रिफला आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी को अगर चश्मा वगैरह है तो त्रिफला का आप खा सकते हैं। रोज रात को सोते समय एक त्रिफला टैबलेट, कैप्सूल, चूर्ण सब फॉर्म में आ चुका है, सिरप हर फॉर्म में है, हर तरीके के फॉर्म में त्रिफला लॉन्च हो चुका है। हमारी दवाइयां जो है इतनी ईजी ढंग से लॉन्च कर दी गई है मार्केट में कि कोई भी पेशेंट को लेने में कोई तकलीफ नहीं, जिसको जो फॉर्म में लेने में इजी है वो उस फॉर्म में दवाई खाए। तो सबसे पहले कैप्सूल भी आने लग गया, कैप्सूल भी आ रहा है, टैबलेट भी आ रहा है, सिरप भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो त्रिफला, और त्रिफला को कोई दवाई मत मानिए। ऋषि मुनि जिंदगी भर, ऋषि मुनि इतने फिट क्यों रहते थे, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें खाते थे। त्रिफला है, अगर त्रिफला से नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है पंचसकार चूर्ण, पंचसकार चूर्ण नहीं हो रहा है तो एरंड भ्रष्ट हरित की चूर्ण। और फिर जैसे स्वादिष्ट विरेचन है, पर वो थोड़ा स्वादिष्ट विरेचन मीठा होता है तो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते। वैसे वानर चूर्ण है, शिवाचार है तो थोड़ा बीपी वाले नहीं ले सकते। तो जो भी आपके डॉक्टर हो आयुर्वेद के, आप किसी भी अपने जो भी आयुर्वेद के जानने वाले हो उनसे कह के सबसे पहले तो ये कोष्ठ की शुद्धि पे भी ध्यान दें, डाइट पे भी ध्यान दें। और मान लो इन केस अगर हो ही रहा है, जैसे स्किन डिजीज हो रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि स्किन डिजीज हो रहा है, पंचतिक्त घृत को रात को सोते समय 2 चम्मच दूध में डाल के पीना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ से रिलेटेड ये हो रहा है, वासाघृत है वो ले सकते हैं अपन। उसके बाद अगर किसी को जॉइंट्स पेन है, रूमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, तो दूध में 2 चम्मच एरंड तेल डाल के पी सकते हैं। ये सब हमारे, आप आश्चर्यचकित होंगे अगर आप हमारा आयुर्वेद शास्त्र खोल के देखेंगे तो चरक ने इस चीज को पूरा क्लियर किया है कि इन सभी चीजों को लेना चाहिए। और इसका कंटिन्यूस ब्राह्मी घृत, जैसे ब्राह्मी घृत है, किसी को आजकल तो ना मैंने देखा है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और ये सब चीजों के कारण सारी मतलब कहीं ना कहीं से डिजीजेस, साइकोसोमेटिक सारी डिजीजेस हो रही हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए एक चीज और भी यहाँ पे मैं बोलना भूल गई थी, आप लोग अपने घर में सभी कोई
सेंधा नमक यूज कीजिए और नॉर्मल नमक को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ये बीपी को बढ़ाता है और बीपी बढ़ने के बाद आदमी पैरालाइज तक हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि निश्चित रूप से मैं सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही कर रही हूँ कि हर किसी को ये बोलती हूँ कि नमक वाला लेना बंद कीजिए आप। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जानकारी दी। मैडम, आपसे एक प्रश्न हमारे दर्शक ने किया है कि ये जो आपने आम बोला है ना, आम हो जाता है आम, हाँ, तो थोड़ा सा जरूर एक्सप्लेन करिएगा कि आम को क्या मतलब है। डाइजेस्टिव जो जब फूड का डाइजेशन होता है ना, तो जूसेस बनते हैं, तो उस समय क्या रहता है, जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो अनडाइजेस्टिव जो पार्ट होता है तो उसको हम लोग आम बोलते हैं। वही आम जो है वो जाके मतलब बाकी चीजों से, मैंने बताया ना, वात के साथ मिलके वात डिसऑर्डर, तो अनडाइजेस्टिव जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव फूड का, उसको आम बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। सुभाष जी बात कर लो। मैडम प्रणाम करता हूँ मैं। नमस्कार नमस्कार। मैं डाइट में हूँ। ओके। और निवेदन ये है मैडम कि मैं डायबिटिक भी हूँ और खास तौर में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है मुझे। तो इस संबंध में मैं आपसे कुछ सुझाव चाहता हूँ। आप डायबिटिक है, अभी तक आपने कोई भी आयुर्वेद का मेडिसिन ली है क्या डायबिटीज के लिए? हाँ, आयुर्वेदिक के रूप में जी जी मैडम, आयुर्वेदिक के रूप में केवल मैं एक चूर्ण ले रहा हूँ। वो चूर्ण है जिसमें निमोली का चूर्ण है, साथ में करेले का चूर्ण है और जामुन की गुठली का चूर्ण है। तीनों को बराबर भाग में मिला के और आधा चम्मच में खाना खाने से आधा घंटे पहले केवल एक बार लेता हूँ। ओके। बस इतना करता हूँ। अभी तक मैंने कोई भी मतलब अंग्रेजी दवाई नहीं ली है। देखिए, आप अगर डायबिटिक हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम आपको पेट साफ करने के लिए चूर्ण दें, टैबलेट दें, कैप्सूल दें, आप किस तरीके में पीना मतलब लेना पसंद करेंगे दवाई? जो भी उचित हो मैं वो सब ले लूंगा। तो सबसे पहले क्या रहता है कि या तो आप त्रिफला, मैंने अभी बताया, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, या आप त्रिफला के टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप सब आते हैं, वो है ना, तो वो ले लिया जा सकता है। त्रिफला क्वाथ आता है, आप डायबिटिक है तो सिरप तो पी नहीं सकते क्योंकि मीठा है, ठीक है, तो क्वाथ भी आप ले सकते हैं त्रिफला का। चलो ये हो गया। अगर इससे पेट साफ नहीं होता है तो इससे थोड़ा एक ग्रेड ऊपर दवाई होती है पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण आप ले सकते हैं पेट साफ करने के लिए। इससे भी नहीं साफ होता है, एरंड भ्रष्ट हरित की चूर्ण आती है ना, उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे, और क्योंकि आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है ना? नहीं, और नहीं मैडम, और डायबिटीज भी मेरा 130 रहता है मैडम, 130। हाँ, तो बीपी कंट्रोल रहता है। हाँ, तो आप शिवाचार भी ले सकते हैं, शिवाचार चूर्ण भी ले सकते हैं, है ना। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण को छोड़ के आप ले सकते हैं जो भी लेना जी, है ना, तो आपका इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है। और डायबिटीज है तो साथ में कुछ दिन मेरा अपना एक सजेशन ये है, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट्स को दे रही हूँ, अश्वगंधा चूर्ण में या अश्वगंधा टैबलेट, मीठा तो आप लोग ले नहीं सकते, अश्वगंधा रिस्ट आप लोग को दे नहीं सकते, तो अश्वगंधा का मैं एक टैबलेट फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म जरूर देती हूँ डायबिटिक पेशेंट को। तो क्या रहता है कि ये एंटी स्ट्रेस रहता है डायबिटिक। तो वो क्या रहता है, जैसे स्ट्रेस कम होता है शुगर अपने आप नॉर्मल आ जाता है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप कोई भी जितने मैंने बताया इसमें से एक लग्जेटिव चूर्ण ले सकते हैं, और साथ में अश्वगंधा जो है वो किसी भी फॉर्म में लीजिए, जैसा आपको पसंद है, टैबलेट में, चूर्ण में, है ना। जी। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, तो इससे आपको काफी चेंजेस दिखेंगे अपने डायबिटीज में भी। ये जो समस्या होती है, कई कारण होते होंगे, कई कारणों से, अलग अलग कारणों के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या इन कारणों में आनुवांशिक विकार भी एक कारण होता है? यदि होता है तो कैसे? आप डायबिटीज के बारे में बात कर रही हैं? ये न्यूरोलॉजिकल जो, बिल्कुल, ये जो है जेनेटिकल कारण भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक बताया कि जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज में साइजोफ्रेनिया बताया आपको, तो वो तो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। बहुत सारी डिजीजेस में मतलब जेनेटिकली में ये ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब ये सारी, जैसे हंटिंगटन कोरिया मैंने आपको बताया जिसमें पूरी बॉडी कांपती है, तो ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होते हैं सारे डिजीजेस।
पर कोई भी डिजीज तब तक नहीं होता जब तक सारी चीजों का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स नहीं मिल जाता। कई बार मुझसे कोई पेशेंट पूछते हैं मैडम ये क्यों हुआ होगा, इसका क्या कारण होगा, तो मैं ये बोलती किसी भी डिजीज का होने के कई कारण हैं। बेटर है हम उन कारणों को फोकस करने की बजाय हम ट्रीटमेंट को फोकस करें और हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दें और ठीक करके दिखाएं, क्योंकि अब कारण तो जो हो तो हो चुका ही है वो। यस, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हम उपचार के बारे में सोचे, ना कि कारणों के बारे में। नीरज जी। नमस्कार मैम, मैं उनकी वाइफ बात कर रही थी। नमस्कार। नमस्कार। मैं थोड़ा दांतों के मंजन के रिगार्डिंग बात कर रही थी, बिकॉज जितनी भी हम पेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड यूज हो रहा है जो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मंजन लाइक पतंजलि और ये सब आ तो रहे हैं, बट कौन सा बेस्ट है, और या हम खुद घर में आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या जितने भी ये पेस्ट आ रहे हैं ना, ये सब हम लोगों को मतलब पहले शायद इतनी जानकारी नहीं थी। तो जितने भी मीठे पेस्ट हैं, सबसे क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन दांतों में हो जाता है, फिर आपको दांत निकलवाना ही पड़ता है। तो मैं तो आप लोग को ये बोलूंगी कि जितने भी आप ये पेस्ट लेने से पहले जो आप लोग रोजाना, मैं कहते ना हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि जैसे है अगर आप दंत क्रांति है, पतंजलि का ही एक एग्जांपल बताएं, तो वो पेस्ट से करते हैं तो कभी भी दांतों की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो मीठा नहीं है, तो उसमें दांतों में भी बच्चों को कीड़े उड़े नहीं लगते। वो लोग अक्सर टॉफी वॉफी खाते रहते हैं, चॉकलेट वगैरह, तो बच्चे नहीं भी चाहें तो घर में तो आप केवल वही पेस्ट यूज कराएं जो कि आयुर्वेदिक हो, जिसमें दंत कांति में भी शायद फ्लोराइड मिक्स है। नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स मैंने ये देखा है, मैंने खुद मेरे घर में जो है, पहले हम लोगों के बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं हमारे, तो मतलब हम लोग को अक्सर मतलब जब हम लोग पहले दूसरे पेस्ट यूज करते थे, जब से दंत क्रांति लिया है उनके पास जाने ही हमारा कम हो गया। और दसन संस्कार चूर्ण आता है तो वो भी दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब सारी चीजों को आपको करना चाहिए, मीठे पेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी आजकल देखिए ना, सारी जितने भी पेस्ट की कंपनी है, टूथपेस्ट की कंपनी है, वो लोग समझ चुकी हैं, तभी तो लोग हर जगह सारे पेस्ट में आयुर्वेदिक ड्रग्स डाल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा उस मतलब रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो और कुछ नहीं, तो जो मंजन की वो बोलते थे कि नीम से जो नीम की डाली होती थी उससे छोटे थे तब देखा करते थे, तो वो सब तो डेफिनेटली क्यों बोलते थे अब समझ में आ रहा है कि हर चीज का एक एक कारण, की जैसे अपन ने घर में अपने चाय शुरू कर दी है, चाय की जगह चाय ही तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही तो हम लोग सुबह से ऐसा करते हैं कि हमारा पूरा एसिडिटी और उसके हम लोग पूरे तरीके ढूंढ लेते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह के। हम में से बहुत कम ही लोग होंगे जो दूध पीते होंगे कब कि सुबह उठ के चलो दूध पी लें, तो वो हमारी बॉडी को भी लगेगा। इवन जो अभी एक कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या ऐसा करें कि हमको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना हो, तो हमारे खुद के आचरण में ऐसी चीजें आती जाएंगी डे बाय डे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होगी ही नहीं ना किसी चीज की। थैंक यू मैम। शायद राहुल जी का हैंड रेज दोबारा हुआ है। हेलो, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम, जो अभी आपने ये बोला कि मेथोट्रेक्सिड वगैरह ये सब पीस के दे देते हैं पुड़ियों में, तो ऐसे कुछ केस रिपोर्टेड हुए हैं क्या मैम? मैं मतलब ये तो सुन के शौक हो गया, इस टाइप के लोग करते हैं आयुर्वेदा में? सब कुछ होता है। नहीं, आयुर्वेदा में देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई डॉक्टर अगर बीएमएस की डिग्री नहीं रखा हुआ है, आप उसकी डिग्री, आप सब चीज जानकारी लीजिए ना। ये तो पेशेंट की ही बेवकूफी रहती है, मैं मानूंगी इसको बेवकूफी, मैं बोलूंगी कि आप ऑथेंटिसिटी बगैर जाने आप उस चीज को ले लेते हो। आप पुड़िया में कैसे नहीं खा सकते हो दवाई? जब अगर मैंने आपको पुड़िया दी और आपको ये कहा, हाँ मैं पुड़िया बनवा रही हूँ, मैंने आपको लिख के दिया कि इस पुड़िया में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्योंकि पुड़िया हम लोग भी बनवा देते हैं, और लेकिन निश्चित है कि हम उसमें लिख के आपको देते हैं कि क्या है। तो आप अपने लिए अवेयर तो होइए कि जो सामने वाला आपको दवाई दे रहा है वो क्या दे रहा है। ये तो पेशेंट का ही फॉल्ट मानूंगी मैं यहाँ पे, और हर जगह मतलब मेरा तो ये कहना है, आप लोग ये देखिए कि पहले जिस भी डॉक्टर के को आप दिखा रहे हैं उसके बारे में पूरा बैक डाटा उसका पता होना चाहिए आपको।